हेलो बच्चों, कैसे हो आप? पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, क्या करें? तो अब बात करते हैं। मेरा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ, और मैं आपको पहले लिख देता हूँ, ठीक है? टॉपिक इज ये है कमिंग सून। क्या लिखा? कमिंग सून। कमिंग सून का मतलब पेपर में आता है। अब आप बोलोगे सर कौन से पेपर में आया? ये हर पेपर में आएगा, बोर्ड में भी आएगा, बोर्ड में आएगा इसका न्यूमेरिकल, नीट में भी आएगा इसका न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल भी आ सकता है नीट में, और जेई में तो न्यूमेरिकल ही आना है। यानी कि ऐसा टॉपिक है जो पेपर में आता ही आता है, ठीक है? अब बात करते हैं आगे। आपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था। फटाक से देख लेते हैं क्या है इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। क्या ये? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। लेफ्ट वाला एनोड होता है, एनोड इज पॉजिटिव, एंड राइट वाला कैथोड होता है, और कैथोड इज नेगेटिव। एनोड पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से अटैच्ड है, और कैथोड नेगेटिव क्यों है? क्योंकि नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी से अटैच्ड है। ठीक है बच्चों? अब क्या किया? सपोज मैंने इसके अंदर NaCl डाला, पिछले वीडियो का रिवीजन है थोड़ा सा, और इसको हीट किया, तो क्या होगा? Na पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑलरेडी एक आयनिक कंपाउंड है, हीट करने पे ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यानी कि मोल्टन फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। ठीक है, अब एक रूल सिखाया था इलेक्ट्रोलिसिस का, AA और CC। AA means what? Anions move towards anode. Anode पे कौन जाएगा? Anion। क्योंकि एनोड क्या है? पॉजिटिव है, एनायन के पास क्या है? नेगेटिव है। और वहां पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना? अब मैंने बोला एक Cl नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक Cl एटम में कन्वर्ट होगा। पर Cl नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? Cl2 की फॉर्म में। तो क्या होगा? दो Cl नेगेटिव, Cl2 गैस। ठीक है, यानी कि यहां पे क्या होगा? यहां पे Cl2 गैस लिबरेट होगी, बबल्स की फॉर्म में ये Cl2 गैस गैस होगी तो लिबरेट, किसकी फॉर्म में? बबल्स की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। तो अब कैथोड पे आते हैं, थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। कैथोड एनोड क्या है? पॉजिटिव। कैथोड क्या है? नेगेटिव। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। किसका? Na पॉजिटिव का। Na पॉजिटिव आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं नीचे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, क्योंकि नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी से अटैच है। तो Na पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा, Na सॉलिड बनके डिपॉजिट हो जाएगा, और इसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है बच्चों, अब वापस आते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या होगा। ऊपर से हमने कुछ करंट कुछ टाइम के लिए पास किया। आपको पता है Q इज इक्वल टू IT होता है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, है ना? तो हमने कुछ चार्ज पास किया, किसमें? इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जब हमने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ऊपर से कुछ चार्ज पास किया, तो कैटायंस कैथोड पे गए, एनायंस एनोड पे गए, और वहां जाके वो डिपॉजिट या लिबरेट हो गए। सॉलिड हो गए तो डिपॉजिट, जैसे Na सॉलिड है तो Na हम बोलेंगे कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया। Cl2 गैस है तो हम बोलेंगे Cl2 एनोड पे जाके लिबरेट हो गया। एग्रीड? जाते जाते अब सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है। सॉलिड और डिपॉजिट, गैस है तो लिबरेट, लिक्विड होता तो हम बोलते हैं इट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो क्या, कोई भी सब्सटेंस, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना? इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज पे, है ना? तो अब जो फर्स्ट लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ है, FARADAYS, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है वो आपने यहाँ पे पढ़ लिया।
ठीक है, द मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। क्या बोला? किसी भी सब्सटेंस का कितना मास, कितनी क्लोरीन डिपॉजिट हुई, कितनी क्लोरीन लिबरेट हुई, या कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ। द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इज, अब किस पे डिपेंड करेगा, कितना सोडियम डिपॉजिट होगा। भाई हम बोलेंगे सोडियम ज्यादा डिपॉजिट होगा या क्लोरीन गैस ज्यादा लिबरेट होगी जब आप ज्यादा देर तक चार्ज पास करोगे, है ना। ज्यादा चार्ज पास करोगे तो ज्यादा देर तक इलेक्ट्रोलिसिस होगा, और ज्यादा देर तक इलेक्ट्रोलिसिस होगा मतलब ज्यादा देर तक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, और ज्यादा देर तक अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो ज्यादा अमाउंट में सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट, सोडियम सॉलिड डिपॉजिट, क्लोरीन गैस लिबरेट। तो क्या हुआ, क्या लॉ क्या बना कि कितना मास किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट या लिबरेट हुआ, क्या बोला, कितना मास किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट या लिबरेट हुआ इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, वो डिपेंड करता है या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, किस पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ट्रांसफर। समझ में आया? तो क्या बोला फैराडे ने, क्या बोला कि मास, किसी भी सब्सटेंस का मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मास ऑफ अ सब्सटेंस। ये क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, और ये किसके बराबर है, क्यों, क्या, क्यों को क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, आगे बेटा इतना समझ में, गुड। तो ये रहा पहला लॉ, ठीक है। अब हम बोलते हैं ध्यान दीजिएगा, W इज इक्वल टू Z Q और Z I। अब Z क्या है, देखो Z को पढ़ो ध्यान से सुनो। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट of the substance deposited or liberated। now Z किस पे डिपेंड करता है भाई, अभी Na, यहाँ पे Na डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन गैस डिपॉजिट होती, तो हम बोल रहे हैं Z उस पे डिपेंड करता है जो कि डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है, यानी कि क्लोरीन का Z अलग होगा, सोडियम का Z अलग होगा, एल्यूमिनियम का Z अलग होगा, कैल्शियम का Z अलग होगा। कैसे होगा अभी पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हमने बोला चलो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमने बोला अगर हम बोले I जो है 1 एम्पियर, भाई करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है, और टाइम को बोले 1 सेकेंड, ठीक है। अगर हम इसको भी 1 पुट कर दे और टाइम को भी 1 पुट कर दे तो देयरफॉर W इज इक्वल टू Z, ठीक है। अब बोलते हैं सर Z को डिफाइन करो। पहला लॉ समझ में आया आपको कि किसी भी सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो डिपेंड करता है कि आपने ऊपर से कितनी ज्यादा चार्ज पास की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, याद रखा गया। फिर हमने बोला ये Z आया, नाउ Z क्या है, व्हाट इज Z, Z क्या है। हमने बोला Z को डिफाइन करते हैं, Z यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके बराबर है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z किसके बराबर है, मास के। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सब्सटेंस इज इक्वल टू मास, इलेक्ट्रोकेमिकल सब्सटेंस इज द मास
ऑफ इसका सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस, ठीक है, जो कि डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। कब डिपॉजिट और लिबरेट हुआ, जब आपने 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड के लिए पास किया थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करोगे तो आप उसको बोलोगे 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या बोलोगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। ऑन पासिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड, that is on passing 1 coulomb of charge, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब देखो ऊपर देखना, इसको पकड़िएगा, Na पॉजिटिव है, Na डिपॉजिट हुआ, Ca2 पॉजिटिव है, Ca डिपॉजिट हुआ, Al3 पॉजिटिव है, Al डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो सोडियम का Z अलग होगा, कैल्शियम का Z अलग होगा, एल्यूमिनियम का Z अलग होगा, सारे एलिमेंट का Z अलग अलग होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट में जब मैं 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करूंगा तो सारे एलिमेंट का अलग अलग मास डिपॉजिट होगा, है ना। क्यों, क्योंकि दो चीजें इसमें आती है, एक होता है चार्ज, सबके पास चार्ज अलग अलग होता है, और सबका एटॉमिक मास भी अलग अलग होता है, ठीक समझ में आ रहा है बच्चों। यानी कि जब मैंने क्या बोला, व्हाट इज Z, Z को क्या डिफाइन किया कि Z किसी भी सब्सटेंस का वो मास है जो कि डिपॉजिट या लिबरेट होगा जब मैं उसमें 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करूंगा। क्या करूंगा, 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए, यानी कि 1 कूलम चार्ज पास, ठीक। अब 1 कूलम चार्ज पास करूंगा तो सोडियम का अलग मास डिपॉजिट होगा, कैल्शियम का अलग मास डिपॉजिट होगा, एल्यूमिनियम का अलग मास डिपॉजिट होगा, तो सबका Z भी अलग अलग होगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है बेटा, अब इसका बहुत बड़ा पोस्टमार्टम करने वाला हूं मैं, तो पहले थोड़ा लॉ सीख लेते, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बोलिए, चलिए बोलिए बच्चों, यहां तक आया, आगे चले, गुड। तो पहला पार्ट हो गया समाप्त। अब आते हैं फैराडे सेकंड लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं फैराडे सेकंड लॉ में। फैराडे सेकंड लॉ, ठीक है। अब सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। पहले हमें पढ़ना पड़ेगा 1 फैराडे, 1 फैराडे जिसको कि हम 1F भी लिखते हैं। ये क्या होता है, ये होता है चार्ज ऑन 1, ध्यान दीजिएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला आपने, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻²⁵ कितने, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आता है, 1.602 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे 96495 आता तो हम उसको 96500 लेते। तो व्हाट इज 1 फैराडे, 1 फैराडे इसको बोलते हैं मोलर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यानी कि मोलर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। समझ में आ गया, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दैट, आ गया। सेकंड देखो, अगर आपने फैराडे सीख लिया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप न्यूमेरिकल्स को उंगलियों में सॉल्व करेंगे, मैं गारंटी देता हूं। फैराडे को अच्छे से सीखिएगा, मैं इस पर टाइम वेस्ट करने वाला हूं, ठीक है। 1 फैराडे इज ऑल्सो इक्वल टू द चार्ज, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगी। 1 फैराडे इज ऑल्सो इक्वल टू द चार्ज which deposits 1 gram equivalent of a substance,
क्या बोला? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस और इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब इसको समझिएगा। इसको मैं समझाने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, पहली बात 1 फैराडे को हमने क्या बोला? 1 फैराडे वो चार्ज होता है जो 9.5 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मोलर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 1 फैराडे वो चार्ज होता है। अब देखो 1 फैराडे अगर हम 9.5 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं तो सोडियम का कुछ मास डिपॉजिट होगा, क्लोरीन का कुछ मास लिबरेट होगा। ठीक है ना? अब मैंने बोला कि अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू 1 फैराडे चार्ज पास करता हूं, क्या बोला? 1 फैराडे चार्ज पास करता हूं, तो किसी भी सब्सटेंस का जितना मास डिपॉजिट होगा उसको हम इक्विवेलेंट मास बोलेंगे या 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, दोबारा अगर मैंने इसमें कुछ चार्ज पास किया, कितना चार्ज? 1 फैराडे। 1 फैराडे कितना है? 96500 कूलम चार्ज। अगर मैं इसमें 96500 कूलम चार्ज पास करता हूं, ठीक है, तो सोडियम का कुछ मास डिपॉजिट होगा। जो सोडियम का मास डिपॉजिट होगा उसी को हम सोडियम का इक्विवेलेंट मास बोलेंगे, इक्विवेलेंट मास बोलेंगे, या उसी मास को हम सोडियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में आया?
तो बच्चों क्या सीखा हमने क्या सीखा अभी तक हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ सीखा, और हमने फर्स्ट लॉ सीखने के बाद हमने 1 फैराडे के बारे में कुछ चीजें सीखी। ठीक है, हल्का सा रिवाइज कर ले। क्या सीखा कि 1 फैराडे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और दूसरी बात 1 फैराडे वो चार्ज होता है जो किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट या लिबरेट करता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने सोडियम की बात की थी, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स Na, ठीक है, ये 1 फैराडे था, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, और ये इसके सोडियम के 1 मोल को डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि 23 ग्राम को डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि 1 फैराडे डिपॉजिट्स 23 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। पर यही बात अगर मैं एल्यूमिनियम के केस में करूं या कैल्शियम के केस में करूं, जो आपको भी पढ़ाया था, ठीक है बच्चे, इसके दो मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल कैल्शियम को, 1 मोल कैल्शियम यानी कि 40 ग्राम कैल्शियम, यानी कि 2 फैराडे डिपॉजिट्स 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, और 1 फैराडे डिपॉजिट्स 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, है ना बेटा। तो अगर मैं सोडियम, अगर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मेरे पास Na पॉजिटिव आयन होंगे, तो 1 फैराडे जो है उसके 23 ग्राम सोडियम को डिपॉजिट करेगा, पर 1 फैराडे उसके कैल्शियम के 20 ग्राम को डिपॉजिट करेगा, यानी कि सोडियम में अलग मास डिपॉजिट हुआ और कैल्शियम में अलग मास डिपॉजिट हुआ, और जिसको 1 फैराडे डिपॉजिट करता है उसी को इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। ये इक्विवेलेंट मास है कैल्शियम का, ये इक्विवेलेंट मास है सोडियम का। एग्रीड? अब आ जाओ चार्ज से। अब इसी पे हमारा स्टेटमेंट है सेकेंड, क्या बोलता है, इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, if same amount of charge is passed through different electrolytic solutions, अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास हुआ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में, देन द मास of substances, then the mass of substances deposited or liberated is directly proportional to their equivalent mass, to their इक्विवेलेंट मास, जिसको कि हम ई से नोट करेंगे। ठीक है, देखो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सोडियम में पास किया, कैल्शियम में पास किया, सोडियम का 23 ग्राम डिपॉजिट हुआ क्योंकि उसका इक्विवेलेंट मास 23 ग्राम, कैल्शियम का 40 ग्राम डिपॉजिट हुआ क्योंकि उसका इक्विवेलेंट मास 20 ग्राम डिपॉजिट हुआ क्योंकि कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास 20 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास ज्यादा तो अमाउंट डिपॉजिटेड ज्यादा, समझ में? और इक्विवेलेंट मास ज्यादा कब होगा, जब मोलर मास ज्यादा होना चाहिए और वैलेंसी कम होनी चाहिए। भाई इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास तो पता है ना आपको, इक्विवेलेंट मास ज्यादा तो अमाउंट डिपॉजिटेड ज्यादा, तो इक्विवेलेंट मास ज्यादा कब होगा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। तो मोलर मास ज्यादा होना चाहिए और वैलेंसी कम होनी चाहिए, तब इक्विवेलेंट मास ज्यादा होगा और तब जाके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ज्यादा होगा, जब मैं सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करूंगा। ये स्टेटमेंट ऑफ फैराडे सेकंड वन। अरे बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम, फिर मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं, एक प्यारी सी ट्रिक। जल्दी बोलिए, खत्म हो गया? थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट पे आ जाए, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो मास is directly proportional to E. Suppose M1 है तो directly proportional to E1, दो अलग अलग मास, and M2 is directly proportional to E2. Therefore M1 upon M2 is equal to E1 upon E2. तो क्या? but M क्या होता है? M is equal to ZIT, फर्स्ट लॉ में पढ़ा आपने, ठीक है? Therefore
तो M1 क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा Z1IT, चार्ज तो सेम है ना, चार्ज तो सेम है, और M2 क्या हो जाएगा Z2IT, क्योंकि Z क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और ये अलग अलग होता है, तो therefore Z1IT अपॉन Z2IT इज इक्वल टू E1 ओवर E2, ठीक है, ये कैंसिल आउट, ठीक है, तो क्या जाएगा E1 ओवर Z1, इसको नीचे लाओ, इसको ऊपर ले जाओ, इज इक्वल टू E2 ओवर Z2, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं E अपॉन Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लिख सकते हैं ऐसा, और ये कॉन्स्टेंट पता है इसके बराबर आएगा 96500, इसके बराबर आएगा 96500, ये कंसेप्चुअल है, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, चलो आगे, ठीक है, अब मैं ये प्रूव करता हूँ, चलो इसको क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, ठीक है बच्चों, इसको क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, मजा आएगा, ठीक, तो हटाओ उसको, बस आ गया, ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, याद है यार E अपॉन Z, अब आपके दिमाग में याद होगा ना कि कैसे आया, शुरू करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है, डिफाइन E and Z on the basis of, सारे ले लेता हूं, and show that their ratio is equal to 96500, कूलम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ 96500। अब इसका सॉल्यूशन यहां पे करते हैं, E क्या है, इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मास gets deposited by passing कितना 1 फैरेड है, यानी कि 96500, अभी तो पढ़ा था, E क्या है, E है इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास को कौन डिपॉजिट करता है, 1 कूलम, और फर्स्ट लॉ में क्या बोला था, Z क्या है, Z क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, जाओ पूछने वाले Z को दोबारा देखो तो मैंने क्या सिखाया था, ये वो मास है, मास विच गेट्स डिपॉजिटेड बाय पासिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो E को कौन डिपॉजिट कर रहा है 96500 कूलम, और Z को कौन डिपॉजिट कर रहा है 1 कूलम, तो कूलम से कूलम कैंसिल, रेशियो क्या हो गया 96500, समझ में आया, हाँ है ना, E क्या इक्विवेलेंट मास, उसको उस मास को कौन डिपॉजिट करता है 1 फैरेडे, 1 फैरेडे कितना कूलम होता है 96500, ठीक, Z क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, किसी भी सब्सटेंस, सब सब्सटेंस का अलग अलग होता है, उसको कौन डिपॉजिट करता है 1 कूलम, तो कूलम कूलम कैंसिल, क्या बचा 96500, 96500, एग्रीड, यहां तक आया, आगे चले, गुड, चलिए अब देखो, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरेटिकल पोर्शन, वी हैव टू मूव टू द मैथमेटिकल पोर्शन, बट अब मैं ना आपके लिए कुछ चालाकी करता हूं, ठीक है, चालाकी देखो, इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स में, इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स में एक ही फॉर्मूला लगता है, पता है क्या, तो Q इज इक्वल टू आई टी, सबको पता है ना, दूसरा फॉर्मूला लगता है M इज इक्वल टू Z आई टी, ये है मेन, ठीक है, M क्या है, मास डिपॉजिट, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, Z आई टी, ठीक, अब Z देखो, Z को कौन डिपॉजिट करता है, Z को, Z क्या होता है, Z होता है मास डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम, और E क्या होता है मास डिपॉजिटेड बाय 96500, ठीक है, ध्यान रखो, क्या मैं इसको
इसको साइड में लिखते हैं, ठीक है। क्या मैं इसको क्या लिख रहा हूं, m इज इक्वल टू जेड आई टी की जगह इक्विवेलेंट मास लिख सकता हूं अपॉन 9650। भाई जेड को कौन डिपॉजिट करता है, 1 कूलम, ठीक है। तो अगर मैं इसको इतने कूलम से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, इंटू आई टी, दूसरा फॉर्मूला ये है। भाई जेड को कौन डिपॉजिट करता है, 1 कूलम, ई को कौन डिपॉजिट करता है 96500 कूलम। तो अगर मैं ई को 96500 कूलम से डिवाइड कर दूं तो मेरा जेड आ जाएगा ना, मास डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम, सिंपल सी बात है। ग्रेट, मजा आया। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंस, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंस। तो ई को हम ये भी लिख सकते हैं, बाकी सबको सेम रहता है। ये क्या है m, और m को क्या लिखते हैं, गिवन मास, मास डिपॉजिटेड, गिवन मास या मास डिपॉजिटेड। आया समझ में आया। अब देखो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, इसको उठा के नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स है ना बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आईटी है ना। इसको उठा के नीचे ले ना, इसको क्या लिखेंगे, इसको नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, आईटी अपॉन क्या होगा, एटॉमिक मास तो चला गया, ठीक, वैलेंसी इनटू 9656, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालना। अब जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे, क्या बोला, जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे, सब में यही फॉर्मूला लगेगा, सब में यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का काम, ठीक है। अब कल मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। पर न्यूमेरिकल में तभी कराऊंगा जब आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। कल न्यूमेरिकल्स होने, सारी वेराइटीज होनी है इसमें, अलग अलग वेराइटीज, छोटे लेवल से बड़े लेवल सब तरह न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा। अच्छा दूसरी बात, जो बच्चे इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अगर सच्ची में उनको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो बेल होती है ना, बेल है ना, उसको प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री और वीडियोस में YouTube में आने वाली है, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।